एग्जाम में पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये होने वाला है आपका, जो कि आया था कि 61वां जो संविधान संशोधन है वो कब हुआ था। तो 61वें संविधान संशोधन की अगर बात करें तो ये आपका अधिनियम 1989 में आया हुआ था, या फिर आपको ऑप्शन में 1988 यानी कि 1988 दिया होगा। तो ये आपका 1989 का संविधान संशोधन अधिनियम था, और इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी, जिससे कि ताकि उस देश के युवा वर्ग जिसे अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिल सके और राजनीतिक प्रक्रिया का अंग बन सके। तो यहाँ पर ये अगर ये पूछा जाए कि किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। 1989 88 में आपका यह अधिनियम आता है, जिसमें आपकी वोट डालने की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। ये आपका क्वेश्चन पॉलिटी से यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि 2022 में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजर किसे नियुक्त किया गया। अगर 2022 की बात करें तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, और इससे पहले बात करें तो वह पूर्व में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। भारत सरकार ने वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार आपके वी अनंत नागेश्वरन ने पूर्व सीए अरविंद सुब्रमण्यम के तर्कों का जवाब देना डोंट बेस्ट अगेंस्ट इंडिया नामक लेख के साथ में दिया हुआ है। तो इससे पहले जो आपका रहे हैं यहाँ पर सीए जो थे वो आपके अरविंद सुब्रमण्यम रहे, लेकिन 2022 में जो यानी कि वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार है वी अनंत नागेश्वरन है। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर था, करंट का क्वेश्चन है, और कई एसएससी एग्जाम में आपका इससे पहले भी पूछा जा चुका है, जितने भी एसएससी के एग्जाम में हुए हैं 2 से 3 बार। नेक्स्ट आगे आपका एक क्वेश्चन ये आया हुआ था कि MS-365 में प्रिंट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की आपका यूज होता है। अगर MS-365 की बात करें तो यहाँ प्रिंट करने से लेकर के अगर हम बात करेंगे कि कौन सा यूज होता है आपका, तो प्रिंट करने का पूछा गया था, तो आपका Ctrl+P यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी अगर बात करें तो प्रिंट करने के लिए आपका Ctrl+P का यूज किया जाता है, वहीं अनडू करने के लिए Ctrl+Z का यूज किया जाता है, और रीडू आपका यानी करने के लिए Ctrl+Y का यूज किया जाता है, और फाइंड के लिए आपका Ctrl+F का यूज किया जाता है। तो ये कुछ शॉर्ट की आपका यहाँ पर Ctrl+P यानी कि आपका प्रिंट करने का यहाँ पर पूछा गया था शॉर्टकट की, तो Ctrl+P यहाँ पर राइट आंसर था। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, क्योंकि आगे आने वाले शिफ्टों में ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि शॉर्टकट की से मोस्टली क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में यहाँ पर बन रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आगे आपका क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। इसके लिए आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उससे आपको जुड़ जाना है, तो वहाँ पर बाकी सारे एग्जाम के आप वीडियो देख सकते हैं जो भी एनालिसिस हुए हैं। बाकी आपका सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। और बाकी चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन में वापस आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नेक्स्ट आपका एक ये क्वेश्चन था कि इनमें से क्या सेकेंडरी मेमोरी की विशेषता नहीं, यानी सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो यह एक स्थायी मेमोरी होती है, इसे कंप्यूटर का पार्ट नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसे बाहर से आपका इंसर्ट किया जाता है। एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी, अगर कंप्यूटर किसी कारण ऑफ हो जाता है तो आपका यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी का डाटा आपका कैंसिल नहीं होता, यानी आपके अलग से इंसर्ट करी जाती है। यहाँ पर ये विशेषताएं आपसे पूछी गई थी, तो अगर बात करें यहाँ पर कुछ विशेषताओं को लेकर के कि ये एक आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। अगर आपको ये दिया हुआ था कि यह आपकी वोलेटाइल मेमोरी है, तो वही आपकी विशेषता वहाँ पर नहीं थी, क्योंकि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी को आपका बाहरी मेमोरी भी कहा जाता है, और इसके सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले धीमी होती है, और सेकेंडरी मेमोरी में डाटा पावर जाने के बाद भी आपका सुरक्षित बना रहता है। और सेकेंडरी मेमोरी की बात करें आपका, तो डाटा अपने आप डिलीट नहीं होता, यह हमारे द्वारा किया जाता है सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्ट सीपीयू से संपर्क में नहीं होता है, और सेकेंडरी मेमोरी के डिवाइस हमारे द्वारा इंसर्ट किए जाते हैं। तो ये सारी विशेषताएं जो कि सेकेंडरी मेमोरी के, इनसे जो अलग आपकी शायद आपका दिया हुआ था कि यह एक तरह की वोलेटाइल मेमोरी है, तो वो यहाँ पर आपकी मेमोरी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर यानी कोणार्क टेम्पल है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपका ओडिशा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है भारत के ओडिशा राज्य में जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर दूर कोणार्क शहर में अवस्थित है, और इस मंदिर का निर्माण कलिंग वास्तुकला के अंतर्गत हुआ है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से हुआ था। कोणार्क 2 शब्दों के कोण और अर्क से मिलकर के आपका बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 400 T20 मैच किस प्लेयर ने खेले हैं, यानी कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने कि 400 यानी 400 T20 मैच खेले हुए हैं। तो रोहित शर्मा इसका बिल्कुल राइट आंसर था। रोहित शर्मा ने आपका 400 T20 मैच खेले हुए हैं, जिसमें कि नेशनल, इंटरनेशनल, लीग, फ्रेंचाइजी T20 मैच आपके सारे शामिल हैं। रोहित शर्मा 400 या उससे अधिक T20 मैच खेलने वाले दुनिया के 9वें क्रिकेटर बने हैं, यानी कि इनका अभी हाल फिलहाल में इनका 400 T20 पूरे हुए हैं। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसलिए आपको ऑप्शन में रोहित शर्मा जरूर दिया होगा। अन्यथा आपके इससे पहले आपके 8 क्रिकेटर हैं जो कि आपके 400 आपके T20 मैच पूरे कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा T20 जो मैच खेलने का रिकॉर्ड है वो आपके वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी किनोन पोलार्ड के नाम है। उन्होंने 614 T20 मैच खेले हुए हैं। तो रोहित शर्मा आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा, तो राइट आंसर था। बाकी अदरवाइज आप ऑप्शन भी बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर कथन से संबंधित आया हुआ था। ये आपका दिया हुआ था कि साक्षी मलिक आपके क्रिकेट से संबंधित है, इस तरह से कुछ आप ऑप्शन दिया हुआ था। दूसरा आपका सचिन ऊंटवाल करके कोई ऑप्शन था। तो ये साक्षी मलिक वाला ही पहले ही आंसर आपका गलत था, क्योंकि सचिन जो साक्षी मलिक हैं ये कुश्ती से संबंधित हैं, और साक्षी मलिक एक भारतीय पहलवान है जिन्होंने 2016 के ओलंपिक कुश्ती में कांस्य पदक जीता हुआ था। 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में भी साक्षी मलिक ने रजत पदक जीता हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो इससे क्रिकेट से संबंधित नहीं है, तो ये आपका एक कथन वहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा गया था, कुछ लोगों ने गलत भी किया होगा कि 68वां जो आपका मिस वर्ल्ड था बनी थी उसको ताज किसने पहनाया था। अगर 68वें की बात करें तो यहाँ पर जो 68वां संस्करण था, तो ये आपका अभी 2022 में नहीं हुआ है, आपका 2018 का है जो कि 68वां संस्करण था। 8 दिसंबर 2018 को चीन के सानिया शहर में आयोजित मिस वर्ल्ड 2018 अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता के आपके 68वें संस्करण में कुल 118 प्रतियोगिता में भाग लिया होता। भारत की तरफ से अब तक 6 महिलाएं बन चुकी हैं, जिसमें मानुषी छिल्लर आपकी 2017 में बनी थी, यानी यहाँ पर आपका 2018 का 68वां पूछा गया है। 67वां जो आपका मिस वर्ल्ड था उसमें मानुषी छिल्लर भारत से बनी थी। प्रियंका चोपड़ा 2000 में, युक्ता मुखी 1999, डायना हैडन 1997, ऐश्वर्या राय 1994 और रीता पहाड़िया 1996। यहाँ पर यह पूछा गया था कि जो 68वीं मिस वर्ल्ड बनी थी उसको मतलब ताज किसने पहनाया। तो यहाँ पर मानुषी छिल्लर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2018 का आपसे पूछा गया है। 68वां यहाँ पर पेंजेंट तो वेनेसा पोंस डी लियोन बनी थी मिस वर्ल्ड, जो कि मैक्सिको की थी। और तो इनको जो ताज पहनाया था वो मानुषी छिल्लर ने पहनाया था, क्योंकि जो पहले रह चुका होता है 1 साल वो वही जो आपका जो होता है वो आने वाले मिस वर्ल्ड को ताज पहनाता है जो पिछले वर्ष का होता है। तो मानुषी छिल्लर 2017 की थी, तो उन्होंने यहाँ पर पहनाया हुआ था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बारादोली का सत्याग्रह कब हुआ था। तो बारादोली का अगर सत्याग्रह की बात करें कि ये आपका कब हुआ था, तो बारादोली का जो सत्याग्रह है भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ था। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया हुआ था। तभी यहाँ पर बारादोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी हुई थी। 1928 में गुजरात में हुआ था, और यहीं से बारादोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दी हुई थी। तो यह क्वेश्चन यहाँ पर बारादोली सत्याग्रह से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डूरंड कप 2022 का विजेता कौन है। अगर डूरंड कप की बात करें कि विजेता कौन है, तो बेंगलुरु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी बेंगलुरु एफसी ने पहली बार डूरंड कप जीतने में सफलता आपके प्राप्त की हुई है। खिताबी मैच के बाद कप्तान सुनील छेत्री ने ट्रॉफी उठाई थी, यानी कि जो बेंगलुरु एफसी के कप्तान है वो सुनील छेत्री हैं। और जो फाइनल मैच है वो मुंबई सिटी एफसी और बेंगलुरु एफसी के बीच में हुआ था, जिसमें कि मुंबई सिटी उप विजेता रही हुई थी। ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि डूरंड कप 2022 का उप विजेता कौन रहा हुआ था। तो मुंबई सिटी उप विजेता थी, और अभी विजेता जो है पहली बार यहाँ पर बेंगलुरु एफसी ने जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि G20 सम्मेलन की बैठक कहाँ पर होगी। अगर G20 की बात करें समिति की, तो जो 2023 में होनी है, ये 2023 में G20 की बैठक होगी, और जिसका आपके आगामी 18वें नंबर की बैठक होगी, जो कि 2023 में प्रगति मैदान दिल्ली में होने वाली शिखर बैठक है। यह अब तक का पहला G20 शिखर सम्मेलन भारत और दक्षिण एशिया में भी आयोजित किया जाएगा, यानी भारत में आयोजित होने वाला पहला G20 का सम्मेलन है, जो कि 2023 में भारत में दिल्ली शहर में आयोजित किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर का यहाँ पर पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ब्लीचिंग पाउडर को आया हुआ था, या तो ब्लीचिंग पाउडर का आपका रासायनिक सूत्र पूछा गया था, या फिर ये आया हुआ था कि इनमें से सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट यानी कि सबसे अधिक क्वथनांक इनमें से किसका होता है, और उसमें ब्लीचिंग पाउडर दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर था आपका। अगर बात करें रासायनिक नाम की, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है, और इसका जो सूत्र होता है वो CaOCl2 होता है। यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को आमतौर पर ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है, और इसका सूत्र CaOCl2 होता है। यह हल्का पीले रंग का पाउडर होता है जिसमें क्लोरीन की तीव्र गंध होती है, और ये सूखे स्लेट पर
क्लोरीन की क्रिया के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, भारतीय संविधान का आपका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पूछा गया था कि 74वां जो संशोधन था वो किससे संबंधित था। तो इसकी बात करें तो इस अधिनियम का जो आपका 74वां था, इस अधिनियम के तहत शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। नगरों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने या उसे सक्रिय करने के लिए 1992 में संविधान का 74वां संविधान संशोधन संसद द्वारा पारित किया गया और एक कानून बनाया गया जो 1 जून 1993 से लागू किया गया। तो ये नगर निगम से संबंधित आपका था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज आपके 16 मार्च सेकंड शिफ्ट में एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछे गए। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो, लाइक कर दें बाकी वीडियो को। अगर